नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर विद शुभम में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th जो हिंदी है ना, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं थ्रू द यूट्यूब वीडियो। तो इसमें आज हम लोग जो छोटा सा टॉपिक है जिसको समास कहते हैं, तो समास को हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से 7 मिनट में इसको कवर अप कर लें। तो देखो, तुम्हारे में एक समास पूछा जाएगा, ठीक है? या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ये बहुव्रीहि समास है, या निम्न में से कौन सा एक द्वंद्व समास है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, अभी कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तुम्हारे जो एग्ज़ाम में है वो समास होते तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम में यानी कि क्लास 10th यूपी बोर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ 4 नंबर का आएगा, मतलब 4 प्रकार पूछे जाएंगे। उन्हीं 4 प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर उतने ही क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है? तो वो 4 प्रकार कौन से हैं, पहले एक बार सिलेबस दिखा दूँ मैं, देन उसके बाद हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? तो मेक सम पेशेंस प्लीज़। ये तुम्हारा वो सिलेबस है जिसको सरकार ने यानी कि यूपी की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, और इसमें क्या क्या सीन है इसको 1 मिनट में बता दूँ, ठीक है? ये देखो, इसमें ये 4th नंबर वाला सेगमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो ये 4th नंबर का जो पॉइंट है जिसमें हिंदी व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण में ये देखो, ये वाला पॉइंट जो समास को दिखा रहा है। समास में कौन कौन से समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है और बहुव्रीहि है, यानी कि 4 प्रकार के समास का इसमें उल्लेख है, जिक्र है, ठीक है? तो हम लोग इन्हीं 4 को फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, बिना टाइम गवाए हुए। ओके, हम लोग बात कर रहे थे समास पे, ठीक है? और समास के 6 प्रकार होते हैं टोटल, 6 के 6 प्रकार एक बार मैं दिखा दूँ। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और द्वंद्व के बाद बहुव्रीहि, ठीक है? ये 6 समास होते हैं। इसमें से जो तुम्हारे अ, उसमें आएंगे, आई मीन बोर्ड में आएंगे, वो 4 समास आएंगे। कौन कौन से आएंगे मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो कौन कौन से हैं। कर्मधारय समास है, ये तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास, द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, ठीक है? तो इसको एक एक करके जल्दी से देख लो। कर्मधारय का मतलब है, देखो अच्छे से समझो इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बस टेक्निकल लग सकता है तुम लोगों को। कर्मधारय समास की मतलब है कि इसमें 2 पद दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, महा और कवि, इसमें भी 2 पद, महा और वीर, इसमें भी 2 पद दिख रहे हैं, नील और कमल, ठीक है? अब देखो तो जरा, इसमें सीन क्या है। इस पहले पद को कहते हैं प्रथम पद और ये है द्वितीय पद, ठीक है? तो जो द्वितीय पद है ना बच्चे, ये वाला, तो जो दूसरा पद है ना वो इसमें प्रमुख होता है, यानी कि मेन होता है, ठीक है? तो प्रमुख कौन होता है बच्चे? जो दूसरा पद है, यानी कि बात यहाँ पे चल रही है कवि की, और आगे वाला जो पद है वो इसकी विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। तो कवि तो है, लेकिन कैसा कवि है? महाकवि है। महा का मतलब महान। तो कहने का मतलब ये, इसका जब विग्रह करोगे, एक होता है समास बेटा, और समास का जब हम, समास का मतलब है 2 शब्दों को जोड़ के लिखा, सेम एज संधि, ठीक है? और जब इसको तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं विग्रह, यानी कि जब इसका विग्रह करोगे तो जो ट्यून आएगी वो ट्यून कैसी मिलेगी? वो तुम्हें मिलेगी है जो का मतलब। अब वो कैसे, देखो 1 मिनट, क्योंकि बस यही थोड़ा सा कठिन लग सकता है, बाकी बहुत आसान है, हम लोग 1 मिनट में उनको देख लेंगे। इसको कहोगे महान है जो कवि, यानी कि महान है जो कवि, क्योंकि कवि की विशेषता बताते हैं महाकवि, वो है कर्मधारय समास। ऐसे ही महान है जो वीर, है जो का इसमें उच्चारण निकलता है जब विग्रह करोगे। महा है जो कवि, महा है जो, यानी कि महान है जो वीर, और नील कमल, नील कमल का मतलब, ठीक है ना? तो इसमें भी नील है जिसके कमल, ठीक है ना? यानी कि नीले रंग के जिसके कमल हैं, तो उसको हम लोग नील कमल कहते हैं, ठीक है? मानते हो ना कि हाँ, नील कमल मतलब नीले नीले पैरों का होना, कमल का होना, पैर का नीचे, ठीक है ना? तो नीले हैं जो कमल, तो हैं जो का जो है ना सेंस देते हैं, उच्चारण देते हैं, ठीक है? बस इसमें और इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग आ जाते हैं अगला। उसके बाद दूसरा आता है जिसको द्वंग द्विगु समास के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है? द्विगु का मतलब होता है गिनती, ठीक है? द्विगु का मतलब क्या होता है? गिनती। तो जिस भी शब्द में गिनती आ जाए, डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, वो समास होगा तुम्हारा द्विगु समास। तो बिना देर किए हुए, बिना सोचे समझे, सिर्फ ये देख लो कि हाँ क्या उसमें गिनती है। तो अगर गिनती है तो बिना दिमाग लगाए आंखें बंद करके उस पर लगा के चले आना कि हाँ ये द्विगु समास है। जैसे नवरत्न दिख रहा है ना, नव, ये नव मतलब 9, ठीक है? 9 रत्नों की बात हो रही है। इसमें पंच पात्र, पात्र हैं वो कैसे हैं? 5 हैं।
वेद, चतुर्वेद, वेद हैं जो कितने चतुर हैं यानी कि 4 हैं, ठीक है। ऐसे जो तुम्हें शब्द मिले जिसमें गिनती आ जाए, जिसमें नंबर आ जाए, वो तुम्हारा कहलाएगा क्या, द्विगु समास, ठीक है। अब आ जाओ द्विगु के बाद हम लोग बात करते हैं अगले समास की, जो है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही बच्चे समान हो, कैसे हो, समान हो और समान महत्व रखते हो, कोई भी एक दूसरे पर हावी ना हो। जैसे मम्मी और पापा यानी माता और पिता, ठीक है। दोनों ही समास कैसे हैं बच्चे, दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, प्रमुख शब्द है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। तो जब कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं होता है तो दोनों में द्वंद्व होता है, दोनों में लड़ाई होती है। तो इसको तुम समझ सकते हो, जहां भी लड़ाई हो दो शब्दों में, वो तुम समझ जाना कि उसमें बच्चे द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक है। जैसे माता पिता, गाय भैंस, भिन्न भिन्न, बराबर दोनों है ना। तो इसमें और इसकी एक पहचान होती है कि इसमें ऐसा करके कुछ तुम्हें चिन्ह निशान दिखेगा, ये देखो ऐसा कुछ निशान दिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना प्लीज, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतिम है हमारा जिसको कहते हैं बहुब्रीय समास, ठीक है। बहुब्रीय समास में क्या है, बहुब्रीय समास में देखो दोनों ही पद समान महत्व के होंगे, यानी कि प्रथम पद भी और सेकंड पद भी दोनों ही का मतलब समान होगा, दोनों प्रमुख पद होंगे, ठीक है। बस अंतर इस बात का होगा बेटा कि इसमें इसको पूरे को जब इसका सेंस निकालोगे तो वो सेंस जाएगा, मतलब किसी और को इंगित कर रहा होगा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा होगा। जैसे पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, अंबर का मतलब, पीत का मतलब पीला है, ठीक है। और अंबर का मतलब कपड़ा, यानी कि वस्त्र हैं जिसके पीले, ओके। तो पीत है जिसका अंबर, यानी कि पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि पीले हैं वस्त्र। तो पीले वस्त्र कौन पहनते हैं, तो कहते हैं कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी जो है ना पीले वस्त्रों का धारण करते हैं, तो हम उनको पीतांबर कहते हैं। अब ऐसे ये देख लो, इसको मैं 1 मिनट रख कर दूं, ठीक है। अब इसी को अगला देखो, चक्रधर, चक्र, ठीक है, जिसके जिसने चक्र को धारण कर रखा है। अब किसने कर रखा है, तो ये भी कृष्ण जी या फिर विष्णु जी के नाम को इंगित करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर शब्द में कहीं भी विष्णु जी या कृष्ण जी का जिक्र नहीं है, लेकिन इससे हम समझ पा रहे हैं, इसी को कहते हैं बहुब्रीय समास, ठीक है। जलद, जलद का मतलब होता है जल में उगने वाला, ठीक है। अब कौन उगता है जल में, तो फूल उगता है, कौन सा, जिसको तुम लोग कमल के नाम से जानते हो, ठीक है। तो अब ये है जलज, और जलज को मैं समझ गया कि हाँ ये कमल के बारे में कह रहा है। कहने का मतलब बहुब्रीय समास एक तरह से उनका उनका एक तरह से पर्यायवाची होता है, ठीक है। जैसे कृष्ण जी को पीताम्बर भी कह सकते हो, जलधर भी कह सकते हो, ठीक है। और जलद यानी कमल का तुम लोग जलद कहते हो, ठीक है। तो ये पर्यायवाची होता है, ठीक है। आई होप चारों के चारों तुम लोगों को जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कर्मधारय समास, जिसमें है जो का सेंस निकलेगा, जैसे महान है जो कवि, महा है जो वीर, महान है जो वीर, नील यानी कि नीले हैं जिसके कमल, ठीक है। तो ऐसा सेंस निकलेगा। द्विगु समास जिसमें संख्या आ जाए, नंबर आ जाए, वो द्विगु समास तुम्हारा कहलाएगा, ठीक है। द्वंद्व जिसमें दोनों कोई भी कम ना पड़े, वो द्वंद्व समास है, जैसे माता पिता, ठीक है। और बहुब्रीय समास में क्या है कि पीत है जिसका अंबर, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति का यहाँ पे निशान मिले, नाम मिले, तो हम कहेंगे कि ये बहुब्रीय समास है, ठीक है। तो कर्मधारय समास समझ गए, द्विगु समास समझ गए, द्वंद्व समास समझ गए और बहुब्रीय समास समझ गए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।